आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि जानवरों के ऊतकों के बारे में। जानवर यानी कि विशेषकर हम ह्यूमन के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू यानी कि ऊतक, आप जानते हैं कि टिश्यू कैसे बनते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं यानी कि बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो जाके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऊतक का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तब एक मसल का निर्माण करते हैं। बहुत सारी मसल आपस में जुड़ती हैं तो ये एक ऑर्गन का निर्माण करती हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक शरीर का यानी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। हमें विशेषकर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। टिश्यू मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक, तीसरा मस्कुलर टिश्यू मांसपेशीय ऊतक, चौथा नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ये चारों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के किसी भी अंग का निर्माण करती हैं, किसी भी शरीर का निर्माण करती हैं। हम बारी बारी से इन चारों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। कुछ के बारे में हम डिटेल स्टडी यहीं करेंगे और इनमें से कुछ के बारे में पूरा का पूरा एक अलग चैप्टर बना के आपको समझाऊंगा मैं। तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ जानेंगे और उनका पूरा विस्तृत विवरण एक अलग ही पाठ के रूप में हम अलग से जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू सभी अंगों और रक्त वाहिकाओं के बाहरी सतह पर और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी अंग जैसे कि हमारी आंत हो गई, हमारा पेट हो गया, हमारी किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, जो भी है, हमारे सभी अंदरूनी अंगों की सतह पर पाए जाते हैं। ये टिश्यू बहुत ही हाईली पैक्ड होते हैं, आपस में बिल्कुल गुथे हुए, इसीलिए एक चादर जैसी पतली परत बनाते हैं। आप यहां देखेंगे विस्तार से, ये देखिए, ये बहुत ही हाईली पैक्ड होते हैं। ये चादर जैसी विस्तार परत, आप देखिए एपिथेलियल के प्रत्येक भाग को देखिए, ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, एक चादर जैसी परत का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, रक्षात्मक, क्योंकि सभी अंगों के बाहर एक सुरक्षा कवच के तौर पर मौजूद हैं। ये इनमें कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर यानी कि एक सिंगल परत हो सकती है या एक से अधिक परत भी हो सकती है। इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कोलेजन कहते हैं, और ये किसी भी अंग में जहां भी ये मौजूद हैं, ये कौन कौन से मुख्य कार्यों को करती हैं आपको पता होना चाहिए। ये करती हैं एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, ये करती हैं सिक्रेशन यानी कि श्राव, ये करती हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, और ये करती हैं प्रोटेक्शन यानी कि बचाव। तो ये 4 इनके बहुत ही मुख्य कार्य हैं। ये जहां भी पाई जाती हैं ये यही कार्य करती हैं। बारी बारी से इनके टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लीजिए। इसका अर्थ होता है स्केल जैसा। ये बिल्कुल चपटे स्केल के आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये सिंगल परत की होती हैं। ये मुंह में, ईसोफेगस में, ईसोफेगस आप जानते हैं आहार नली, नाक में, हृदय की सबसे बाहरी परत, फेफड़ों की सबसे बाहरी परत, एल्वोलीज में, एल्वोली आप समझते हैं ना, हवा वाले गुब्बारे जो हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं, और जो अंगों की जो गुहाएं होती हैं, कैविटीज होती हैं जितने भी ऑर्गन्स की, उन सभी में पाए जाती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्क्वैमस टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला सिंपल स्क्वैमस है और ये वाला स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। अगर आप कार्य जाने, अभी बताया, ये अपने नीचे मौजूद कोशिकाओं को जर्म्स से बचाती हैं, कीटाणुओं से बचाती हैं, सूखने से बचाती हैं, चोट लगने से बचाती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में मदद करती हैं, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। रक्त का फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती हैं, और सिक्रेशन यानी कि श्राव करने में मदद करती हैं। अगला है कॉलमनर। कॉलमनर, कॉलम, कॉलम आप समझ रहे हो ना, नाम से पता चल रहा है। कॉलम का अर्थ होता है खंबे की तरह। इन कोशिकाओं की ऊंचाई इनकी चौड़ाई से कम 4 गुना होती है। मतलब जितनी चौड़ाई है उससे 4 गुना अधिक ऊंचाई होती है।
ये स्टमक में यानी हमारे पेट में छोटी आंत के विली जो होता है जहां भोजन का अवशोषण होता है, नहीं पता तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट देखिए। कोलोन में, किडनी में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब आदि में पाया जाता है। इनका कार्य, ये पाचन में मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करती है यानी कि जो पच चुका है उसको एब्जॉर्व करने में, सिक्रेशन में मदद करती है यानी कि श्राव करने में। एल्वोलीज जो हैं, जो फेफड़ों में हवा जो भरती हैं जिन गुब्बारों में, उनको एल्वोली बोलते हैं, और एल्वोलीज के ऊपर सरफेक्टेंट पैदा करने का काम करती हैं। अब आप कहोगे जी सरफेक्टेंट क्या है, तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट देखिए प्लेलिस्ट में जाके। ये सरफेक्टेंट पैदा करती हैं जो फेफड़ों में वायु और द्रव्य का सतह दबाव कम करते हैं। मतलब फेफड़ों को बिल्कुल सिकुड़ने नहीं देते, आसानी से उनके अंदर हवा भरने देते हैं। ज़्यादा डिटेल जानना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट देखिए। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर अगला है क्यूबॉइडल। आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल, नाम ही है इनका, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, क्यूब के आकार की होती हैं ये किडनी के ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स में, पसीने की ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में, मेमरी ग्लैंड यानी कि दूध की ग्रंथि आदि में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ग्रंथियों में है पर सिर्फ ग्रंथियों में नहीं है। इनका कार्य सिक्रेशन, आप यहाँ देखो सब बगल में लिखा हुआ है मैंने, सिक्रेशन, अब हिंदी में तो आप यहीं से देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है। फिर अगला है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इन कोशिकाओं में छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। आप यहां देख रहे होंगे ये छोटे छोटे बाल जैसी आकृति बनी होती है पूरे में, जिसे सीलिया कहते हैं। इनमें बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन करने की क्षमता होती है। इनमें ज्यादातर कोशिकाओं में सीलिया होता है, पर कुछ कोशिकाएं बिना सीलिया के भी होती हैं, और जो बिना सीलिया के होती हैं उनमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, गॉबलेट कोशिकाएं। जो भी गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य काम है सिक्रेशन। क्या है? सिक्रेशन। अभी समझिए, ये जो गॉबलेट कोशिकाएं हैं ये म्यूकस पैदा करती हैं। म्यूकस आपको बताया है मैंने, फिर बता दूं, कान के अंदर जो गंदगी बन जाती है वो म्यूकस है, उसका काम है रक्षा करना धूल से, कीटाणुओं से। नाक के अंदर जो आपकी रहट बहती है, वो जो नाक से बहता है आपके पानी, उसको हम म्यूकस बोलते हैं, उसका भी काम है रक्षा करना धूल से, कीटाणुओं से। तो ऐसे पेट के अंदर म्यूकस बनता है, उसका काम है HCl से बचाना। तो ये म्यूकस कौन पैदा करता है? गॉबलेट कोशिकाएं। ये श्वास नली में पाई जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं, यूट्रस में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड आदि जगहों में पाई जाती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है ना? ज्यादातर के दो पार्ट्स कैसे होते हैं, मैं फिर यहां लिख देता हूं आपको ताकि ध्यान रहे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब कैसे भी आकार उनका, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब बिल्कुल एक सीधी आकार में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें सीलिया मौजूद होता है, तो इनका कार्य क्या है? इनमें मौजूद सीलिया धकेलने का काम करती हैं, जैसे फेफड़े से धूल और कीटाणु और पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण आदि को धकेलना, फैलोपियन ट्यूब में अंडे को धकेलना, और ये मेनिंजेस में भी लगातार कार्य करते रहते हैं ताकि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लगातार सर्कुलेट होता रहे पूरे में, पूरे मेनिंजेस में, पूरी खोपड़ी के मेनिंजेस में और रीढ़ की हड्डी के मेनिंजेस में। अब कहोगे जी मेनिंजेस क्या होता है, तो इसके लिए मेरा स्केलेटन सिस्टम वाला पार्ट देखिए प्लेलिस्ट में जाके। फिर अब लास्ट आप पढ़ लीजिए ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ग्लैंड में पाए जाते हैं यानी कि ग्रंथियों में। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं। देखिए गॉबलेट सेल अभी आपने पीछे पढ़ा कि सीलिएटेड में भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन गॉबलेट सेल सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के होते हैं। ये इनका कार्य हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन है, यानी कि हार्मोन्स का उत्पादन और एंजाइम्स का उत्पादन करना। अब देखिए मैं आपको यहां पर दो चीजों में डिफरेंस बता दूं, एक तरीके का फैक्ट समझ लीजिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी होता है, कहीं कहीं किताबों में आपको सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के अलावा ट्रांजिशनल और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी मिल सकता है पढ़ने के लिए। इसका अर्थ जान लीजिए बस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब ये विशेष प्रकार के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो आवश्यकता अनुसार सिकुड़ने और फैलने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब ज़रूरत के हिसाब से सिकुड़ जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से फैल जाते हैं। जैसे कि मूत्र प्रणाली में यानी कि यूरिनरी सिस्टम में पाए जाते हैं,
इसीलिए इनको यूरोथेलियम भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हो ना यूरिनरी ब्लैडर आवश्यकता के अनुसार उसमें वो फैल जाता है ताकि यूरिन को अपने अंदर जमा कर सके, और आवश्यकता के अनुसार सिकुड़ के हम प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि यूरिन को बाहर धकेल सके। आप देखते हो ना जब आप टॉयलेट कर रहे हैं तो आप प्रेशर क्रिएट करके तेज भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते, रिलैक्स करके। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनमें। और जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड देखिए लिखा है कॉलमनर टिश्यू, ये वो होते हैं जिनका आकार कॉलम की तरह होता है। उनमें कोशिकाओं की कई सारी परतें होती हैं, एक परत नहीं, 2 3 4 परतें होती हैं। इनमें भी सीलिया मौजूद होते हैं और ये ज्यादातर श्वास नली में पाए जाते हैं। समझे, श्वास नली वालों को स्पेशली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाओं की एक परत होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाओं की एक से ज्यादा परत होती है, 2 परत या 3 परत हो सकती है। आगे देखिए, अब आपको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये 2 प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब जो ढीले ढीले आपस में। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, संयोजी ऊतक, मतलब जोड़ने वाले। कनेक्टिव का मतलब ही होता है जोड़ने वाले। ये वो टिश्यू होते हैं, ये वो ऊतक होते हैं जिनका कार्य है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़े रखना, शरीर में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़े रखना, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 2 प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज माने जो लूजली पैक्ड हैं, थोड़ा ढीले ढीले तौर पर पैक हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो बिल्कुल डेंस, बिल्कुल घने रूप से पैक हैं। तो देखिए, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो इनमें जो कोशिकाएं हैं वो लूजली मतलब ढीले तौर पर आपस में अरेंज होती हैं, सजी हुई होती हैं। इस बनावट की वजह से ये बहुत ही लचीले होते हैं, लेकिन ये ज्यादा दबाव नहीं झेल सकते। जैसे कि एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाले ऊतक जितने भी हैं, जितने भी एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाले ऊतक हैं, ये विशेषकर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये मुख्यतः कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है इनका, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स देखो ECM यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पूरा का पूरा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मिनरल्स, विटामिन्स सबका एक मिश्रण होता है जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं। या आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी छोटी छोटी चीजें, जो भी कोशिकाएं और ये सब मौजूद होती हैं, सब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं। कोशिकाओं के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब ही है कोशिकाओं के बाहर। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में बहुत ही कम घने रूप से स्थित होते हैं। ये स्किन को मसल्स से जोड़ती हैं, स्किन यानी कि हमारी जो बाहरी चमड़ी है उसको मांसपेशियों से जोड़ती हैं, और मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास के जगह को भरती हैं, पूरा फिल करती हैं। इसमें इम्यून सिस्टम की भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये चोट लगने के बाद कोशिका को ठीक करके उससे बाहरी हानिकारक चीजों से बचाने का कार्य करती हैं। किसके बारे में बता रहा हूं मैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें अगर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, घने, बिल्कुल घने तौर पर आपस में अरेंज होते हैं। इनमें कोलेजन फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है ये अलग थलग होता है। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में कम कोशिकाएं होती हैं, और ये मुख्य रूप से पूरी तरह से कोलेजन फाइबर्स के ही बने होते हैं। कौन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये मुख्य तौर पर कोलेजन फाइबर के ही बने होते हैं। और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी ये भी यहां लिखा मैंने ECM, इसमें बहुत ही घने रूप से स्थित होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ये। अब इनके जो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये रेशे, इन रेशों के अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब ये रेशे किस हिसाब से सजाए गए हैं, इसके आधार पर इन्हें 2 रूपों में बांटा गया है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से, और रेगुलर मतलब नियमित रूप से। तो देखिए, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानिए। इसमें
कोलेजन फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो सजावट होती है, ये अलग थलग दिशाओं में होती है। कुछ इधर कुछ इधर हो गई, कुछ उधर हो गई, कुछ उधर हो गई। कोलेजन फाइबर्स की सजावट बिल्कुल अलग थलग दिशाओं में होती है, जिसके कारण इनका रूप 3D बन जाता है। और इस बनावट के कारण ये किसी भी दिशा में विस्तार को सह सकती हैं। मतलब इनको कहीं भी फैला लो, चौड़ा लो, ये झेल जाएंगी। ये विशेषकर अंगों के भीतरी दीवार में, ग्रंथियों में और स्किन के डर्मिस में पाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, ये जो स्किन है, चमड़ी, इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच की परत को बोलते हैं डर्मिस और सबसे अंदर की परत को बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो इसी डर्मिस में विशेष रूप से ये पाई जाती हैं। फिर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है नियमित तौर पे सजे हुए हैं ये। इनमें जो कोलेजन फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि उन सजावट जो होती है, ये बिल्कुल पैरेलल होती है, बिल्कुल समानांतर होती हैं ये। और इस बनावट के कारण इनमें एक ही दिशा से उच्च दबाव को सहने की क्षमता होती है। पर ये हर दिशा में उच्च दबाव को नहीं सहते, पर किसी एक दिशा से अगर ज्यादा उच्च दबाव भी इन पर पड़े तो ये उसे सह सकते हैं। जैसे कि टेंडन और लिगामेंट। टेंडन की बात जाने अगर, तो इनमें लचक नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक, और लिगामेंट में लचक होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इलास्टिक। ये टेंडन जो होते हैं ये वाइट फाइबर्स के बने होते हैं, सफेद रेशे, और लिगामेंट जो होते हैं ये वाइट और येलो दोनों फाइबर्स के बने होते हैं। ये टेंडन बोन टू मसल को जोड़ने का काम करते हैं, BTM, बोन टू मसल, यानी कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। आप यहां पर देखिए, ये रहा एचिलिस टेंडन है और ये देखो हड्डी को मांसपेशी से, यानी कि किसको, काफ मसल जो होती है, पिंडली की मांसपेशी, उसको हड्डी से जोड़ने का काम करती हैं। ये जो सोलियस मसल आप देख रहे हैं यहां साइड में, इसको हड्डी से जोड़ने का काम करती हैं। और जो लिगामेंट होते हैं ये बोन टू बोन, यानी कि BTB, किसको, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करती हैं। आप ये देखिए, ये रही 1 2 3 4, ये 4 लिगामेंट हैं घुटने में। इस तरीके से घुटने में ही नहीं, शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट को जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट्स। और यहां घुटने घुटने में सिर्फ 4 लिगामेंट हैं, देख रहे हैं आप, ACL, PCL, MCL, LCL। देखो, PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और MCL मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। खैर इनके बारे में डिटेल तो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, पर आप ये जान लीजिए कि लिगामेंट का काम है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। अब आपको एक खास बात जाननी है कि ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ये व्हाइट फाइबर्स कोलेजन से बने होते हैं, और ये जो येलो फाइबर्स होते हैं, ये येलो फाइबर्स इलास्टिन से बने होते हैं। इसीलिए येलो फाइबर्स लिगामेंट में मौजूद हैं और इसी वजह से लिगामेंट के अंदर लचकता होती है। आगे देखिए, अब है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये वसा की कोशिकाओं का इकट्ठा रूप होता है। इनमें बहुत थोड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ये देखो आप, ये देख रहे हो बाहर, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपको जाल की तरह दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। बहुत थोड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। देखो इसमें जो भी कुछ ये सब मिला हुआ है, ये दूसरी दूसरी कोशिकाएं जो है, सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आती हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी बहुत कम होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये बहुत कम होते हैं। एडिपोज टिश्यू का काम है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ऊर्जा का भंडारण करना, और जितने भी नाजुक अंग हैं इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करना। और ये फैट सेल्स की अरेंजमेंट के आधार पर, मतलब इनके सजावट के आधार पर, किस तरीके से इनको आपस में सजा के रखा गया है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और ये जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है, इसी को विसरल फैट या पेरिएटल फैट भी कहा जाता है। इनके बारे में जानिए। ये जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं, इसमें फैट एक सिंगल बड़े बूंद के रूप में इकट्ठा होता है। एक सिंगल बड़े बूंद के रूप में फैट इकट्ठा होता है, जिसके कारण ये कोशिकाओं की सभी इकाइयों को सेल मेम्ब्रेन की तरफ धकेलता है। कोशिका में जितनी भी इकाई आप देख रहे हैं, छोटी छोटी जो भी चीजें हैं, इनको सबको सेल मेम्ब्रेन की तरफ धकेलने का काम करता है। यह अधिकतर वयस्कों में पाया जाता है। बड़े जो एडल्ट होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, ये ऊर्जा को इकट्ठा रखते हैं।
सभी भीतरी अंगों पर गद्दे का काम करते हैं और उन्हें झटकों से बचाते हैं। ये हार्मोन्स के स्राव में मदद करते हैं। इनके दो भाग होते हैं, विसरल फैट और पेरिएटल फैट। इसके बारे में जानिए। जो विसरल फैट है, सबसे पहला विसरल फैट, ये अंगों के चारों तरफ होता है और उन्हें संरक्षित करता है। कहां कहां? जैसे आई बॉल के चारों तरफ पाए जाते हैं, हमारा जो आंख के अंदर आई बॉल होता है उसके चारों तरफ। इसको हम पेरी ऑर्बिटल फैट भी बोलते हैं, पेरी ऑर्बिटल फैट। ये किडनी के चारों तरफ पाए जाते हैं। अब किडनी के चारों तरफ है तो इसे हम पेरी नेफ्रिक फैट भी बोलते हैं। ये एब्डोमन के चारों तरफ भी पाए जाते हैं, हमारी जो आमाशय है उसके चारों तरफ। इसको बोलते हैं ओमेंटम। तो समझ रहे हो आप, विसरल फैट जितने भी नाजुक अंग हैं उनके चारों तरफ एक सुरक्षा परत का काम करते हैं, उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। और जो पेरिएटल फैट होता है, ये वसा की वो परत है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अभी आपने पीछे पीछे पढ़ा, अभी हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, अभी आपने पीछे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में इकट्ठा होती हैं। जैसे पेट पर इकट्ठा हो जाने वाले फैट को हम पेरिएटल फैट कहते हैं। जैसे कमर पर, जांग पर, कूल्हे पर, ये जो भी फैट, इन जगहों पे जो भी फैट इकट्ठा होता है उसे हम पेरिएटल फैट कहते हैं। ठीक है, कहां कहां? पेट, कमर, जांग और कूल्हे आदि पर। फिर है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसमें प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ बहुत सारे वसा की बूंदें होती हैं। आप देखो, ये केंद्रक है, ये रहा कोशिका, इसके केंद्रक के चारों तरफ बहुत छोटी 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 वसा की बूंदें मौजूद हैं फैट की। कोई सी भी कोशिका हो, उस कोशिका के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें मौजूद होती हैं। ये विशेषकर बच्चों में पाया जाता है क्योंकि उनमें ये ऊर्जा को इकट्ठा करने की जगह शरीर का तापमान बनाए रखने का कार्य करती हैं। बच्चों में ज्यादातर ये पाया जाता है और वो ऊर्जा को स्टोर नहीं करते, वो तापमान को बचाए रखते हैं, शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखते हैं, गर्मी प्रदान करके रखते हैं। ये जो अभी आपने व्हाइट एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा, ये एनर्जी भी स्टोर करने का काम करता है। जो पेट पे, कमर पे, जांग पे, कूल्हे पे जो भी आपने पढ़ा, ये सब ऊर्जा स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है और तापमान को मेंटेन करने के काम को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, यानी कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये आप देखो, यहां पर आप देखो, ये आप व्हाइट एडिपोज टिश्यू देख पा रहे हो। इसके अंदर देखो किस तरीके से कोशिकाओं के बीच बीच में ये देखो क्या क्या मौजूद है। मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल कोशिकाएं, लिम्फॉइड, पॉलीन्यूक्लियर सेल्स। अब आप कहोगे ये सब क्या है, तो ये सब कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया है मैंने। लिम्फॉइड क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, एंडोलिथिल क्या होता है, एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम पलट के देखिए। और देखो प्री एडिपोसाइट्स, मतलब वो जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, अभी पूरी तरह से फैट कोशिकाओं के रूप में तैयार नहीं हुए हैं और अब हो जाएंगे। एडिपोज डिराइव्ड मेसेनकाइमल लिखा है, देखो एडिपोज टिश्यू से जो मेसेनकाइमल सेल प्राप्त हो रहा है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, देखो लिखा है ASC, एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स। इन्हीं एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल से बाद में एडिपोसाइट्स बनता है। आगे है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक। अब इसमें हमें बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है। देखिए, इनके बारे में विशेषकर मैं स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, कंकालीय तंत्र में। आप एक बार स्केलेटन सिस्टम वाला वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके। यहां पर मैं आपको कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल दूंगा। ये रक्त वाहिका विहीन होती हैं, मतलब इनके अंदर ब्लड को लाने ले जाने वाली वेसल्स नहीं होती हैं। अगर आपका कार्टिलेज फटे तो उसमें से खून नहीं निकलेगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते हैं। इसीलिए कार्टिलेज को कहा जाता है अवस्कुलर। ये हड्डियों के जोड़ के बीच में होती हैं। देखो आप देख रहे होंगे, जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उस जॉइंट के बीच में कार्टिलेज मौजूद हैं। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ती हैं और जिसकी वजह से ये हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती हैं। ये चिकनाई युक्त होती हैं, ये आसानी से घिसती नहीं हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर सही मात्रा में सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ये आसानी से घिसती बेकार नहीं होती हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये? हड्डियों के जोड़ों के बीच में, ट्रैकिया में जो विंड पाइप होता है ना उसमें, बाहरी कान जिसको लोग छिदवा के उसमें बाली पहन लेते हैं, पिन्ना पिन्ना बोलते हैं उसको, ऊपरी नाक जो बाहर निकली है हमारे चेहरे के ऊपर, एपिग्लॉटिस में जो ढक्कन श्वास नली और आहार नली को बारी बारी से ढकने का काम करता है, पसलियों के निचले छोर में जहां पसलियां जुड़ती हैं रीढ़ की हड्डी से, और
बीच में स्टर्नम है ना, वहां से जुड़ती हैं। तो शरीर में कई जगहों पे पाई जाती हैं, हड्डियों के आखिरी सिरे पर पाई जाती हैं ये। कार्टिलेज एक विशेष प्रकार के डेंस कनेक्टिव टिश्यू से घिरे होते हैं जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। समझे? इस कार्टिलेज के, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, इस कार्टिलेज के चारों तरफ क्या मौजूद होता है? पेरिकॉन्ड्रियम। और इन पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं जो कार्टिलेज को रक्त की पूर्ति कराती हैं, जो ऊर्जा प्रदान करती है कार्टिलेज को। कार्टिलेज का अधिकतर भाग ग्लूकोसेमाइन और कॉन्ड्रोइटिन से बना होता है। कार्टिलेज किससे मिलके बना है? ग्लूकोसेमाइन और कॉन्ड्रोइटिन से मिलके बना है। ये जो कार्टिलेज होती हैं, इनकी कोशिकाओं को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज के बारे में जानिए। इस प्रकार का कार्टिलेज शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ये जोड़ों के सबसे ऊपरी सतह पर प्राप्त होते हैं। ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये हाइलिन कार्टिलेज है जो जॉइंट्स के सबसे ऊपरी सतह पर मिलता है ये। इसीलिए इन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है। यहां देखो, आपको लिखा हुआ है। ये ट्रैकिया में और रिब्स के जोड़ पर भी पाए जाते हैं, पसलियों के जोड़ पर। फिर अगला है इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए इनमें लचक होती है। ये बाहरी कान यानी कि पिन्ना, एपिग्लॉटिस यानी कि वो ढक्कन जो आहार नली और श्वास नली को बारी बारी से बंद करता है, लैरिंक्स यानी कि जो हमारी वॉइस बॉक्स है, इन सभी में पाए जाते हैं। देखो, लैरिंक्स में जो कार्टिलेज होता है वो स्पेशल कार्टिलेज होता है, उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। फिर तीसरा है फाइब्रस कार्टिलेज। इनमें विशेष प्रकार से टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन में भी टाइप 1 टाइप 2 होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में टाइप 1 होता है इसमें। ये रीढ़ की हड्डियों के बीच, प्यूबिक जोड़ के बीच और घुटनों के मेनिस्कस में पाया जाता है। जॉइंट्स में जो, मतलब घुटनों में जो कार्टिलेज का एक रूप मौजूद है जिसे मेनिस्कस बोलते हैं, उन सब में पाया जाता है ये फिब्रस कार्टिलेज। एक विशेष चीज और जान लीजिए आप। किसके बारे में जानना है आपको? एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि भ्रूण में मौजूद, ये वो संयोजी ऊतक है जो भ्रूण में मौजूद है। यानी कि ये भ्रूण और उसके उम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि मां से बच्चे को जोड़ने वाली नली में पाया जाता है। इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेजन से भरा होता है, जिसे वैटन्स जेली कहते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? वैटन्स जेली। इस टिश्यू में एक खास विशेषता होती है कि यह दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में बदल सकता है। जैसे कि ये मांसपेशियों में बदल जाएगा, ये रक्त वाहिकाओं में बदल जाएगा यानी कि ब्लड वेसल्स में, ये मूत्र नली में बदल सकता है, या फिर मूत्र वाहिकाओं में बदल सकता है, किडनी का रूप ले सकता है। तो यही वो टिश्यू है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसका प्रयोग स्टेम सेल ट्रीटमेंट में किया जाता है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपसे। ये वो ट्रीटमेंट है जिससे एक व्यक्ति भविष्य में, मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म के समय उसके माँ से बच्चे को जोड़ने वाली जो नाल होती है, जो प्लेसेंटा होता है, उसको अगर काट के सुरक्षित रख लिया जाए, संरक्षित करके, तो भविष्य में अगर कभी कोई भी अंग खराब होता है अंदर का, लीवर, किडनी या कोई ऐसा अंग जिसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसी के खुद के प्लेसेंटा से यानी कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का प्रयोग करके, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, इस एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का प्रयोग करके उसके अंग को दोबारा से बनाया जा सकता है, क्योंकि इनमें वो विशेषता होती है कि ये किसी का भी रूप, किसी भी अंग का रूप ले लेते हैं। इसके बाद पढ़िए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल। ये ब्लड और लिम्फ, इसमें हमें ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है, रक्त के बारे में और लिम्फ के बारे में। ये दोनों मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में बहुत ही विस्तार से समझाया है। आप उसको जानने के लिए मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला वीडियो देखें। फिर है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक, जिसमें 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल यानी कि कंकालीय मांसपेशी, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल यानी कि हृदय मांसपेशी। आप इनका डायग्राम देख करके जान पा रहे होंगे इनके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया है मैंने अलग से मस्कुलर टिश्यू का एक चैप्टर बनाकर। तो आपको अगर इसका विस्तृत वर्णन जानना है तो मेरी मस्कुलर टिश्यू वाली वीडियो को देखें। फिर है
नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू माने तंत्रिका ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्व, रिले या मिक्स्ड नर्व और मोटर नर्व। यानी एक वो जो शरीर के अंगों से सूचना को लेके ब्रेन तक जाते हैं, एक वो जो बीच में सूचना को अलग अलग दिशाओं में विभाजित करते हैं, और एक वो जो ब्रेन से सूचना को वापस अंगों तक लेके आते हैं। ये सेंसरी, ये मोटर या इंटर, जो भी कह लो, इंटर न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन एक ही बात है। और तीसरा मोटर न्यूरॉन। इनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल स्टडी आपको करनी है अगर, तो आप मेरा नर्वस सिस्टम वाला पूरा टॉपिक देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ फैक्ट जान लीजिए। कोशिकाओं के स्टडी को यानी कि स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के स्टडी को यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के स्टडी को यानी कि स्टडी ऑफ मसल को मायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज आर्थ्रोलॉजी। तंत्रिकाओं के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ नर्व्स। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आई, इसको आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण को अध्ययन करना हो अगर बीमारी के कारण का, तो उसको हम ईटियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्रैन, एंडोक्राइन ग्रंथियों के स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ किडनी, इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो अब तक जो मैंने आपको सिखाया वो आप सीखे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, और नई नई बातों को जानने और सीखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को देखिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।